बच्चों, आज हम लोग कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर जो है एक बुझौनिया का विषय बना रहता है। अक्सर इसमें बच्चा फंस जाता है, चाहे इसका आईपीएससी नाम की हो या प्रॉपर्टीज की बात हो, हर जगह बच्चा फंसता है। इसलिए आइए आज हम लोग इस पर क्लियरेंस स्थापित करना चाहेंगे। कार्बन जो है एक सार्वभौमिक तत्व है, सब लोग जानते हैं। इसलिए किस दुनिया में जितनी भी वस्तु हैं, सब में कार्बन की उपस्थिति होती है। पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक जो है मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन है। समझ गए? हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है, सबसे अधिक है। लेकिन अगर बात करें कंपाउंड सबसे ज्यादा बनाने वाला एलिमेंट, तो कंपाउंड सबसे अधिक बनाने वाला एलिमेंट कौन है? वो कार्बन है। कार्बन की जो वैलेंसी 4 होती है ना, इससे जो है यह सहसंयोजक बंधक का निर्माण करता है। संयोजक बंधन का निर्माण करता है, जिसके कारण अधिक से अधिक कंपाउंड का निर्माण करता है। दुनिया की हर एक वस्तु में कार्बन की उपस्थिति है। कार्बन के संदर्भ में सबसे पहले बर्जेलियस महोदय ने, स्वीडन का वैज्ञानिक रसायन शास्त्री बर्जेलियस महोदय ने अपना एक जैव शक्ति सिद्धांत दिया था। उस जैव शक्ति सिद्धांत में उन्होंने वर्णित किया था कि ब्रह्मांड में कार्बनिक पदार्थों का निर्माण एक महान शक्ति से हो सकता है या होता है। इसको लैब या प्रयोगशाला में कृत्रिम तरीका से इसका निर्माण नहीं किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश इनका सिद्धांत गलत साबित हो गया। इन्हीं का शिष्य जर्मन वैज्ञानिक वोलर ने 1824 में सिद्धांत को गलत साबित कर दिया, प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर दिया। तो इस तरह से जो बर्जेलियस का सिद्धांत था, उसके अनुसार तो भाई कार्बनिक पदार्थ सर्वे सर्वा था। समझो कि एक प्रकार गॉड गिफ्टेड वस्तु माना जाता था। तो कार्बन की इतनी महत्ता है कि इसको सार्वभौमिक लोग कहा। सार्वभौमिक मतलब सब में मौजूद हो। तो आइए इसी कार्बन के बारे में आज हम लोग बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग कार्बन का इंट्रोडक्शन करेंगे। पहला पॉइंट में सबसे पहले हम लोग करेंगे बेटा कार्बन का इंट्रोडक्शन। कार्बन का इंट्रोडक्शन क्या क्या इसमें पढ़ाएंगे, ये सारे बात को नोट करना है। पहला सबसे पहले कार्बन का हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, कार्बनिक चैप्टर का। इसमें के बाद हम लोग इसमें कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। और जब कार्बन के बारे में पढ़ लेंगे तो फिर पढ़ेंगे हम लोग द फैमिली ऑफ कार्बन। फैमिली ऑफ कार्बन कि मतलब कार्बन के फैमिली में कौन कौन सा मेंबर आता है, कौन कौन सा मेंबर आता है। चौथा पॉइंट हम लोग डालेंगे बेटा इसमें हम लोग आज की क्लास में एलोट्रोपस, जिसको हिंदी में अपरूप कहा जाता है या अपरूप कहते हैं। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन मतलब कार्बन के अपरूप के बारे में पढ़ाएंगे। जैसे कार्बन का अपरूप का मतलब हो गया बेटा डायमंड ले लीजिए नाम। डायमंड का मतलब क्या हो गया? हीरा हो गया। डायमंड का मतलब हीरा हो गया। फिर आपका ग्रेफाइट हो गया। फिर बात करेंगे हम लोग कोल की, तो यानी कोयला हो गया, है ना। फिर चारकोल हो गया, कोक हो गया। इस प्रकार से कईक जो है कार्बन का एल्ट्रोप्स है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसको हिंदी में हम लोग
अपर रूप या अपरूप बोलते हैं, मतलब कार्बन जैसा। और 5वां पॉइंट में हम लोग करेंगे बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड। 5वां पॉइंट करेंगे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब हो गया कि कार्बन का कंपाउंड। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक, तो कार्बनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, क्या इसकी विशेषताएं होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। जब कार्बनिक यौगिक जैसे एसिटिलीन हो गया, मेथेन हो गया, जितना भी तरह का कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कार्बन की मात्रा होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। कार्बनिक पदार्थ जो जो कंपाउंड होगा उसी में एक हाइड्रोकार्बन होता है, स्पेशल रूप से हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया हाइड्रोजन प्लस कार्बन से कॉम्बिनेशन बना हुआ। हालांकि हाइड्रोकार्बन में कुछ और भी पदार्थ होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक में सबसे पहला होगा इंट्रोडक्शन करने वाले हैं इस चैप्टर का, फिर कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, फैमिली ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, एल्ट्रोपर्स पढ़ेंगे, अपरूप पढ़ेंगे कार्बन का, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। इसके बाद पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में, तो हाइड्रोकार्बन के बारे में। इसके बाद 7 नंबर पर अगर नाम लिया जाए तो हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन कई एक भागों में बांटा गया है। जानते हैं क्लासिफिकेशन जब पढ़ लीजिएगा ना, क्लासिफिकेशन यदि पढ़ लेते हैं तो बहुत बढ़िया से हम लोग जो है नामकरण कर लेंगे, आईपीएससी नाम लिखने में बड़ी आपको सहूलियत मिलेगी। तो आज से क्लास हम लोग यहीं तक करेंगे, लास्ट हम लोग क्लासिफिकेशन होगा, इस 7 पॉइंट पर हम जिक्र करने वाले हैं। तो आइए बारी बारी से हम लोग जो बेटा हैं इसको अब करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन कि इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसको हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। जिसमें कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन किया जाता है उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक हाइड्रोजन की मात्रा है, चर्चा किए भी हम, लेकिन जैविक पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? कार्बन है। जैविक पदार्थ में कार्बन ही सबसे अधिक है, यह आपको बर्जलियस साहब ने भी जैव शक्ति सिद्धांत में कहा था। और कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होने के कारण, सब में उपस्थित होने के कारण इसका नाम पड़ गया सार्वभौमिक पदार्थ या सार्वभौमिक तत्व। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं हम लोग बीटल फोर्स थ्योरी। बीटल फोर्स थ्योरी को ही बेटा हम लोग कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्वीडन रसायन शास्त्री बर्जेलियस ने किया था। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, पॉइंट नोट करते जाना। जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? बर्जेलियस ने किया था। नोट किया? जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जेलियस के द्वारा किया गया था, ये नोट कर लीजिएगा। आप लोग नोट कॉपी अपने साथ रखिए और जो भी पॉइंट को हम बोलते हैं उसको आप नोट कर लीजिए, तब जाकर आपको लाभ मिलेगा। वीडियो देखने से लाभ नहीं मिलेगा ना, वीडियो देखने से पूरा याद नहीं होगा। जब तक आप अपने कॉपी में नहीं नोट करिएगा तब तक लाभ नहीं मिलेगा, समझ गए? अगर कॉपी में आप नोट नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो का आप देखते हैं तो कोई फायदा नहीं है, फिर से आपको दोबारा वीडियो देखना पड़ जाएगा। तो पूरा वीडियो फिर से देखने में आपको ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, समय का आपको नुकसान है। इसीलिए आप कॉपी में फिगर बना बना करके नोट करते जाइए।
इससे क्या होगा कि आप 2, 4, 5, 10 मिनट में पूरे चैप्टर को आप देख लीजिएगा। नहीं तो वीडियो जो है ना आगे पीछे करते करते आपको घंटों 2 घंटे टाइम मर जाएगा, कोई लाभ नहीं है। एक बार आप वीडियो देखिए, समझ गए, और उसके बाद साथ ही साथ नोट करो। जब दोबारा रिवीजन करना हो तो वीडियो को फास्ट करके देख लीजिए फिर दोबारा, समझ गए। लेकिन एक बार नोट बनाइए इसका। चलिए बच्चों, तो जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? बर्जेलियस ने किया, नोट कर लिए ना। अब है कि जैव शक्ति सिद्धांत में क्या कहा गया। बर्जेलियस महोदय ने जैव शक्ति सिद्धांत में क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिक एक महान शक्ति के प्रभाव से ही बनते हैं। मतलब कार्बनिक यौगिक को हम लोग प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं या नहीं बनाया जा सकता है। ये बात मानना किसका था? बर्जेलियस का। इसी सिद्धांत को हम लोग जैव शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। तो जैव शक्ति सिद्धांत में क्या कहा गया कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण महान शक्ति के द्वारा होती है, प्रकृति के द्वारा होती है, आर्टिफिशियल तरीका से, कृत्रिम तरीका से, लैब में, प्रयोगशाला में इसको नहीं बनाया जा सकता है। यही बात कहा गया जैव शक्ति सिद्धांत में। किसके द्वारा? बर्जेलियस के द्वारा। लेकिन हुआ क्या कि इन्हीं का शिष्य, जर्मन रसायन शास्त्री, इन्हीं का शिष्य वोलर महोदय ने 1824 में इसी सिद्धांत को गलत कर दिया। आइए देखते हैं। 1826 ईस्वी में जर्मन रसायन शास्त्री वोलर ने, डेट में जो है 24 हम बताए थे, 24-26 दोनों चलता है, कोई यह नहीं है। साइंस में डेटों का महत्व बहुत कम होता है। जर्मन रसायन शास्त्री वोलर महोदय ने, जो बर्जेलियस का शिष्य थे, प्रयोगशाला में 2 अकार्बनिक यौगिक के अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड से यूरिया का निर्माण किया। अरे वाह, देखो तो वोलर महोदय ने क्या किया कि अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड को मिलाकर करके और लैब में यानी प्रयोगशाला में यूरिया जैसे कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर दिया। समझ गए? तब तो यहां भाई जैव शक्ति सिद्धांत जो बर्जेलियस का था वो खंडित हो गया। जैव शक्ति सिद्धांत जो बर्जेलियस दिए थे तो खंडित हो गया, खत्म हो गया। तो याद रखिए बेटा, जैव शक्ति सिद्धांत का अंत करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? वोलर थे। नोट कर लीजिएगा, कौन थे? वोलर थे। तो सबसे पहला आर्टिफिशियल सब्सटेंस जो हुआ वो कौन हुआ बेटा? यूरिया हुआ। याद रखिएगा, नोट कर लेना यहां, सबसे पहला कृत्रिम कार्बनिक पदार्थ, सबसे पहला कृत्रिम कार्बनिक पदार्थ कौन हुआ बेटा? कौन हुआ? तो यूरिया हो गया। नोट कर लीजिएगा, सबसे पहला कृत्रिम कार्बनिक पदार्थ कौन हुआ? यूरिया हुआ। किसने बनाया यूरिया को? वोलर महोदय ने। कौन बनाए थे? वोलर महोदय ने। और वहीं पर जैव शक्ति सिद्धांत को क्या किया? खंडन कर दिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। 1844 ईस्वी में कोल्बे महोदय द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण किया गया। 1856 ईस्वी में बेर्तलोव के द्वारा मेथेन का निर्माण किया गया। तो इस तरह से हमने 1, 2, 3 तीन पहला कृत्रिम पदार्थ का नाम लिए। पहला कृत्रिम पदार्थ यूरिया हो गया, दूसरा आपका एसिटिक अम्ल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, और तीसरा आपका हो गया मेथेन हो गया। तो इस तरह से कहेंगे हम लोग कि ये जो है लैब में कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया जा सकता है। पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग बेटा कार्बन के बारे में करते हैं। कार्बन क्या है? कार्बन एक ठोस पदार्थ है।
ठोस अवस्था में पाया जाएगा जो अधातु है। कार्बन को अधातु के श्रेणी में रखा गया है। हालांकि इसका कुछ फैमिली मेंबर जो है उपधातु में भी हैं। चलिए नोट कर लीजिएगा, कार्बन क्या है बेटा? अधातु है। यह एक प्रकार का तत्व है जो विद्युत का धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों तत्व जैसा आचरण करता है। मतलब कार्बन जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। मतलब कह सकते हैं कि कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होता है और कार्बन इलेक्ट्रोनिगेटिव भी होता है। तो विद्युत के रिस्पेक्ट में कार्बन कभी सुचालक भी होता है तो कभी कुचालक भी होता है। लेकिन फर्स्ट ओपिनियन में आपको आंसर देना होगा कि कार्बन एक कुचालक पदार्थ है। विद्युत का ऋणात्मक होता है, नेगेटिवली होता है। आचरण भले ही दोनों जैसा है लेकिन नेगेटिवली होता है। जैसे पुरुष का आचरण और महिला का आचरण बहुत का अंतर होता है, लेकिन कुछ ऐसे पुरुष हैं जो महिला का भी आचरण उनमें होती है और कुछ ऐसे ही महिला हैं जिनमें उसमें पुरुष का आचरण भी होता है। लेकिन भाई रियल में तो महिला महिला ही होगी। चलिए, यह मुख्य रूप से विद्युत का कुचालक होता है। कार्बन विद्युत कुचालक होगा, फिर भी इसको अर्धचालक के समूह में रखा गया। अर्धचालक का मतलब हो गया कि चालकता और कुचालकता दोनों के श्रेणी में रखा गया है। कार्बन की संयोजकता 4 होने कारण, कार्बन की संयोजकता कितना? 4 होने के कारण सहसंयोजक बंध बनाती है। नोट कर लीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो है ना एकदम वीवीआई पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि कार्बन की संयोजकता 4 होने कारण सहसंयोजक बंध बनाती है और सबसे अधिक यौगिक का निर्माण करती है। दुनिया में सबसे अधिक कंपाउंड का निर्माण करने वाला पदार्थ कौन है? तो कार्बन है। नोट कर लेना बेटा, कार्बन है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। कौन सा बंधन बनाएगा? तो सहसंयोजक बंधन बनाएगा। कार्बन में श्रृंखलन गुण पाई जाती है। कार्बन में श्रृंखलन गुण पाई जाती है। श्रृंखलन या श्रृंखलन गुण का मतलब हो गया इस प्रकार से, देखो चय बनाता है। कार्बन कार्बन कार्बन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन हो जाएगा 3 लेयर में से, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन। इस प्रकार से कार्बन जो है ना चैन का निर्माण करता है। इसी गुण को हम लोग श्रृंखलन कहते हैं। तो इतना लंबा लॉन्ग श्रृंखला चैन का निर्माण करता है जिसका वर्णन नहीं है। बहुत लंबी लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है, इसीलिए इसका यौगिक सबसे अधिक पाई जाती है। कोई पूछेगा कि कार्बन सबसे अधिक यौगिक का निर्माण क्यों करता है? तो पहला आंसर, क्योंकि इसका वैलेंसी 4 होती है, क्योंकि इसमें सहसंयोजक बंधन बनता है। सहसंयोजक का मतलब होता है साझेदारी से। सहसंयोजक बंधन का मतलब क्या हो गया? साझेदारी से। और तीसरा हो जाएगा क्योंकि इसमें श्रृंखलन गुण पाई जाती है। तो आपको बेटा याद रखिएगा, कार्बन का सबसे अधिक यौगिक का निर्माण क्यों होता है? क्योंकि वैलेंसी 4 होगी, सहसंयोजक यानी साझेदारी से बंधन बनाती है। और तीसरा बात बोलिएगा कि इसमें श्रृंखलन का गुण, चैन का गुण पाया जाता है। यह लॉन्ग चैन का निर्माण करता है। चलिए, यह ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है। बहुत अच्छी बात बेटा, और भारी मात्रा में ऊर्जा भी छोड़ती है। कार्बन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करेगा मिलकर के तो CO2 गैस का निर्माण करेगा, याद रखिएगा। और कम मात्रा में जलेगा, कम मात्रा में जलेगा तब इस कार्बन प्लस ऑक्सीजन की मात्रा जब कम रहेगी तो मोनो का निर्माण होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होगा। हालांकि जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही वातावरण के लिए, दोनों ही पर्यावरण के लिए घातक है, घातक है। लेकिन इन दोनों में मोनोऑक्साइड CO सबसे ज्यादा घातक है।
जंतु जगत के लिए। अगर धुआं धकड़ हो रहा है वहां CO2 एकदम काली धुआं, तो वहां आप कम आग भकाइएगा। लेकिन जहां से उजली धुआं निकलती है, जैसे मान लो आंच बुझ गया हो, आग बुझ गया, उसके बाद भी धुआं होता है, तो वो धुआं हल्का उजली होती है, जो मोनोऑक्साइड है। अब वो मोनोऑक्साइड जो हमारे सांस के द्वारा फेफड़ा में पहुंचती है, तो हम लोग को अकबकाहट पैदा करती है और मृत्यु तक हो जाती है। होता क्या है कि CO2 RBC के साथ में, हीमोग्लोबिन के साथ में चिपकता नहीं है, लेकिन मोनोऑक्साइड जो है, ये मोनोऑक्साइड जो है बेटा, ये हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाता है, जिसके वजह से हीमोग्लोबिन में मोनोऑक्साइड लगातार चिपकते जाएगा, तो ऑक्सीजन सप्लाई करने का मौका नहीं मिल पाएगा, तो हम लोग ऑक्सीजन की बिना आग भकाना शुरू करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ठोस CO2 मतलब सॉलिड अवस्था में अगर CO2 है तो उसको ड्राई आइस के नाम जानते हैं। ये भी पॉइंट जो है VVI नोट कर लीजिएगा। CO2 गैस जल में घुल करके अकार्बनिक पदार्थ का निर्माण करता है, कार्बोनिक एसिड का निर्माण करता है, जो कि आप जब ठंडा पदार्थ पीते हैं ना, पेप्सी पीते हैं ना, पेप्सी पीते हैं, या कोई भी ठंडा पीते हैं, पेय पदार्थ पीते हैं, तो आपको पता है गला में सुरसुराहट होती है, अच्छा लगता है पीने में, तो किसके कारण होता है? कार्बोनिक एसिड के कारण होता है। यानी ठंडा की बोतल में उच्च दाब पर CO2 गैस घोला हुआ रहता है। क्लियर हो गया? चलिए अगला पॉइंट नोट देखिएगा। धातुओं की शुद्धिकरण में जब आपको धातु प्राप्त हो जाएगा, जैसे मान लो कि FeO प्राप्त हो गया, लोहा का ऑक्साइड प्राप्त हो गया, तो इसे अगर शुद्ध करना है या ऑक्सीजन को हटाना है तो इसमें कार्बन मिला देंगे, तो इससे क्या होगा कि लोहा यहां अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग बन जाएगा। तो लोहा के शुद्धिकरण में अवकारक के रूप में भी हम लोग कार्बन का प्रयोग करते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये भी पॉइंट जो है VVI है। धातुओं के शुद्धिकरण में, या बोल सकते हैं ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने में, ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने में कार्बन का प्रयोग होता है। किस रूप में? अवकारक के रूप में प्रयोग होता है। तो इस तरह से ये कार्बन से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा, इसको आप नोट किए हैं तो एक बार रिपीट भी कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? चलिए तो अब देखते हैं हम लोग डायमंड के बारे में। डायमंड से पहले एक बार देख लो, डायमंड से पहले हम लोग देखते हैं, कार्बन तो हम लोग कर ही लिए, कार्बन की कुछ और विशेषताएं हैं, उसको आप नोट करिएगा, है ना, उसको स्पेशल लिखवा दे, नोट कर ले बेटा आप लोग। हेडिंग 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। हेडिंग क्या दीजिएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। चलिए, है ना, लिखिए। पहला पॉइंट डालिएगा सिंबल। सिंबल, कार्बन का सिंबल C होगा। दूसरा पॉइंट में देखिएगा बेटा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? 6 होता है। अगर बात करें बेटा हम लोग एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट नंबर, तो वो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। चौथा पॉइंट में कार्बन का डालिएगा ग्रुप। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में है? तो यह 4 का A ग्रुप में है। कार्बन जो है 4 का A ग्रुप में है। अगर हम पीरियड की बात करें, पीरियड PER है RIOD, पीरियड की बात करें हम लोग तो पीरियड 2 होगा। पीरियड क्या होगा? 2। छठा पॉइंट में करिएगा इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है फर्स्ट S2 2S2
और 2p2। देखिए यहां पर दो घर यूज हो रहा है, एक कक्षा यूज हो रहा है 1 और एक हो रहा है 2। तो जो लास्ट कक्षा होता है यही आपको दिखाता है पीरियड। क्या दिखाता है बेटा? पीरियड दिखाता है। तो 2 नंबर कक्षा, अंतिम कक्षा इसका यूज हो रहा है, तो पीरियड कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। और ये जो 4 का ए है, इसको निकालने के लिए अलग से हम लोग क्लास वीडियो बनाएंगे, वो देख लीजिएगा बाद में। हालांकि सब सेल से भी निकलता है। देखिए यहां पर से देखिए पी में कितना है? पी में 2 है, एस में कितना है? 2 है। तो 2 कितना हो गया? 4। तो 4 का यहाँ पर 4 का ए भी होता है और 4 का बी होता है, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा? 4 का ए। इसको विस्तृत रूप से हम लोग बाद में देखेंगे। तो यह 6 जो आपको गुण लिखे इसको नोट कर लीजिए। सिंबल क्या होगा? कार्बन। एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक वेट नंबर 12, ग्रुप 4 का ए, पीरियड 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा? 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं अगला विशेषता, 7वां पॉइंट इसका। देखिए 6 विशेषता पहले किए, अब देखिए स्टेट। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। तो यह कौन सा अवस्था में पाया जाता है? सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। 8वां बात करें अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका बेटा 4 होता है। अगर हम लोग वैलेंसी की बात करें, वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी भी इसका 4 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हिंदी होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का हिंदी होता है संयोजकता। ये सब नोट करते चलिएगा। अगर इसका अम्लीय एसिटिक अगर हम लोग नेचर देखें, नेचर एसिटिक नेचर कैसा होगा, तो बोलेंगे कि यह जो है से वीक एसिड होता है। कैसा? एक कमजोर एसिड का निर्माण करता है। ठीक है। 11वां पॉइंट, अगर बेटा इसका हम लोग मेल्टिंग पॉइंट देखें, मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक, तो इसका गलनांक होता है 3652 डिग्री सेल्सियस। 12वां पॉइंट देखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक, तो क्वथनांक इसका होता है बेटा 4827 डिग्री सेल्सियस। 4827 डिग्री सेल्सियस। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिवली देखना चाहेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो क्या बोलेंगे? यह निगेटिव होता है। क्या होता है बेटा? निगेटिव होता है। अब हम लोग चौथा पॉइंट की, अगर 14वां पॉइंट की बात करें विशेषता की, तो एक समस्थानिक की बात करेंगे, आइसोटोप की बात करेंगे। तो आइसोटोप इसका हो जाएगा कार्बन 6 बार और हो जाएगा कार्बन 6 13, अगला हो जाएगा कार्बन कितना? 6 14। ऐसे जानते हैं 5 गो कार्बन का समस्थानिक आइसोटोप्स होता है, लेकिन हम 3 की जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। कार्बन C612, कार्बन C13 और कार्बन 614 की बात कर रहे हैं। अगला प्रॉपर्टीज की बात करें अपर रूप का, एलोट्रॉप्स। अगर एलोट्रॉप्स की बात करें बेटा हम लोग, एलोट्रॉप्स इसका बहुत सारा है। एलोट्रॉप्स में अगर हम बात करें कौन कौन सा एलोट्रॉप्स होगा, तो सबसे टॉप क्लास का जो एलोट्रॉप्स इसका होगा वो है डायमंड। दूसरा कह सकते हो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। अगर अगला बात करें हम लोग तो कोल भी लिख सकते हैं, कोल मीन्स कोयला। फिर आप इसको कोक भी लिख सकते हैं, कोक, कोक भी हो सकता है। फिर हो जाएगा चारकोल। फिर क्या हो जाएगा बेटा? चारकोल। ये सब जो है कार्बन का एलोट्रोपस होता है। सबसे शुद्ध रूप की बात करें, सबसे प्योर फाउंड की बात करें तो वो होता है डायमंड को मानते हैं। डायमंड जो है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। तो बेटा ये था कार्बन की प्रॉपर्टीज, सबको नोट कर लीजिएगा।
चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। कार्बन का स्टेट क्या होगा? सॉलिड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी 4, नेचर बिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 3652 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 4827 डिग्री सेल्सियस। इलेक्ट्रोनिगेटिवली क्या होगा? तो इलेक्ट्रोनिगेटिव बोलेंगे, निगेटिवली होगा। आइसोटोप C612, C6 13, C6 कितना 14 हो जाएगा। एलोट्रोपर्स कौन कौन होगा? डायमंड होगा, मतलब अपरूप, हिंदी क्या इसका होगा? अपरूप, नोट कर लीजिएगा। ग्रेफाइट होगा, कोल है, कोक है, चारकोल है, बहुत सारा है। इनमें सबसे ज्यादा प्योर जो अगर बात करें प्योर एलोट्रोपस का, तो सबसे बढ़िया कौन है? डायमंड है। चलिए अब हम लोग करते हैं बेटा इसका फैमिली मेंबर की बात करते हैं। फैमिली ऑफ कार्बन, फैमिली ऑफ कार्बन, फैमिली ऑफ कार्बन में सबसे पहले कार्बन लेना का नाम, सबसे पहले नाम लेना चाहेंगे कार्बन का, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। दूसरा में नाम लेंगे सिलिकॉन का, जिसका एटॉमिक नंबर 14 है। तीसरा में नाम लेंगे जर्मेनियम का, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 32 है। और चौथा में लेंगे हम अस्टेनम यानी टीन, टीन हो गया, इसको टीन भी नाम है, टीन, जिसका एटॉमिक नंबर 50 है। और एक हो गया पीबी, जिसको हम लोग प्लम्बम और एलईडी लीड भी बोलते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 82 हो गया। तो ये हो गया कार्बन का फैमिली मेंबर। कौन कौन? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और पीबी प्लम्बम, ये 4-5 गो है जो इसका फैमिली मेंबर हो गया, नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में से प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन सा जो है कार्बन फैमिली का सदस्य है, कौन सा जो है इस कार्बन फैमिली का सदस्य नहीं है, ऐसा करके प्रश्न आएगा, आप बच के रहिएगा। क्लियर हो गया? तो हम लोग यहाँ पर फैमिली ऑफ कार्बन भी कर लिए और एलोट्रोपस भी कर लिए। एलोट्रोपस में कौन कौन? एलोट्रोपस का मतलब हो गया अपरूप, डायमंड है, ग्रेफाइट है, कोल है, चारकोल है, कोक वगैरह हो गया। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग बारी से एक एक करके करेंगे, जितना भी इसका एलोट्रोपस अपरूप है सबके बारे में बारी बारी से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग डायमंड का। आइए, डायमंड हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप और सबसे कठोर होता है। हीरा जो है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है और सबसे कठोर होता है, इस बात को नोट कर लीजिए। हीरा की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है, हीरा की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। यह काला और पारदर्शी तथा चमकीला होता है। कुछ डायमंड ब्लैक होते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं और करीब करीब सब डायमंड चमकीला होता है। काला हीरा को बोट के नाम से जाना जाता है, नोट कर लीजिएगा बेटा। काला हीरा को बोट के नाम से जाना जाता है और इसका यूज हम लोग ड्रिल बिट में और कांच काटने में करते हैं, कांच काटने में करते हैं। किसका? बोट का। एग्जाम में पूछा गया था कि कांच काटने में किस प्रकार का हीरा का प्रयोग होता है? ब्लैक डायमंड, काला हीरा, या हम लोग बोलेंगे बोट बोलेंगे। क्लियर हो गया? प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। जो है जितना भी नेचुरल सब्सटेंस है उसमें सबसे कठोर कौन होता है? डायमंड होता है। इसीलिए इसका गलनांक क्या होती है? उच्च होती है, क्योंकि जब कठोर है तो इसको तोड़ने के लिए अधिक से अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, अतः गलनांक क्या होगा? इसका उच्च होगा। हीरा की रासायनिक संरचना समचतुष्फलकीय होती है, टेट्राहेड्रल। इस प्रकार से हीरा का स्ट्रक्चर होता है बेटा, देखिए ऐसा होता है हीरा का स्ट्रक्चर, समझ गए? ऐसा होता है हीरा का स्ट्रक्चर। तो इसको बोलते हैं हम लोग सम चतुष्फलकीय, 4 फलक वाला होता है। इस स्ट्रक्चर किसका हो गया?
डायमंड का इंग्लिश में बोलेंगे टेट्राहेड्रल, नोट कर लीजिएगा। चलिए, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाती है। हीरा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन, तो नहीं होता है, जिसके कारण यह विद्युत का कुचालक होता है। मतलब डायमंड में करंट का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि यह विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। हीरा का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp3 होता है, नोट कर लीजिएगा, पॉइंट भी आई है। हीरा का संकरण sp3 होती है। सिलिकॉन कार्बाइड कार्बोरंडम को झूठा हीरा कहा जाता है, क्योंकि सिलिकॉन कार्बाइड का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल हीरा से मिलता जुलता है, इसीलिए इसको झूठा हीरा के नाम से भी जाना जाता है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व 3.5 होती है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 3.5 होती है। चलिए, अगला पॉइंट है इसका अपवर्तनांक। इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक 2.45 होती है, और इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। कितना, 1.25 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। याद रखिएगा बेटा, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। नोट कर लेना, अगर याद नहीं है तो, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। मतलब अपवर्तनांक में और प्रकाश की चाल में उल्टा संबंध होती है। अगर अपवर्तनांक कम है, अगर अपवर्तनांक कम है तो प्रकाश की चाल उसमें अधिक होगी। तो अभी तक जो भी पदार्थ ज्ञात है प्रकृति में, उसमें सबसे ज्यादा अपवर्तनांक डायमंड का होता है, इसीलिए डायमंड में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। 1.25 लाख किलोमीटर पर सेकंड मतलब 1.25 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। हीरा का क्रांति कोण उच्च होने के कारण इसकी चमक सबसे अधिक होती है। हीरा की क्रांति डेविएशन एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन, लाइट को डेविएट करने वाला एंगल, हीरा का डेविएशन एंगल अधिक होने से इसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन खूब होता है, जिसके वजह से हीरा चमकता हुआ नजर आती है। अब देखते हैं बेटा यूज ऑफ डायमंड। डायमंड का यूज क्या है। काला हीरा, जिसको हम लोग बोट भी कहते हैं, काला हीरा यानी बोट का उपयोग कांच काटने में और ड्रिल बिट निर्माण में होता है। हम लोग जो दीवार वगैरह में छेद करते हैं ना, तो उसमें ड्रिल बिट के अगला जो हिस्सा होता है, हेड होता है, उस पर हीरा का बनावट होता है, लेकिन वो ड्रिल बिट बहुत महंगा मिलता है। एक्चुअली में वो नेचुरल हीरा नहीं है जिसका आभूषण बनता है। चलिए, पारदर्शी और चमकीला जो हीरा होता है उसका उपयोग कहां होता है, आभूषण बनाने में, ज्वेलरी में होता है। अब बेटा हम लोग ग्रेफाइट करेंगे। दूसरा एलोट्रोपर्स है ग्रेफाइट। आप लोग देखे होंगे, पेंसिल देखा है ना, जिससे कॉपी पे लिखते हो, पेंसिल में जो अंदर जो भूरा कलर का यानी ब्लैक कलर का जो लगा होता है मटेरियल, वो ग्रेफाइट का बना होता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो पेंसिल में बीच में जो काला सब्सटेंस है ना, जो रगड़ करके रगड़ने से लिखाता है नोक से, उसमें लाइन प्रवाहित हो जाएगी। आप चाहे तो पेंसिल के दोनों छोर पर छील कर करके और टेस्टर लगा के चेक कर लीजिएगा, लाइन दे करके उसमें बिजली आ जाएगी, वो सुचालक होता है। देखो, कार्बन का जो एक अप्रूप डायमंड पढ़े वो विद्युत का कुचालक है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन पाई जाती है, इसीलिए विद्युत का सुचालक होता है। चलिए, ग्रेफाइट काला और अपारदर्शक होता है, यह मुलायम होता है। इसकी रासायनिक संरचना षटकोणीय हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का मतलब बेटा देखिए ऐसा होता है स्ट्रक्चर, इस प्रकार का।
तो ये द पॉइंट VVI है। कई बार एग्जाम पूछा गया है पॉलिटेक्निक में, और अन्य एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, षटकोणीय हेक्सागोनल, और हीरा का टेट्राहेड्रल, मतलब होगा समचतुष्फलकीय होती है। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए यह विद्युत का क्या होगा, सुचालक होता है। ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन पाई जाती है, ये सुचालक होगा, लाइन बहेगा, इसमें बिजली चलेगी। इसका संकरण sp2, याद है हीरा का sp3 था और ग्रेफाइट का संकरण sp2 होता है। ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व 2.25 यानी हीरा से कुछ हल्का होता है। नेक्स्ट चलते हैं, यूज ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का यूज कहां करेंगे, विद्युत इलेक्ट्रोड में। विद्युत इलेक्ट्रोड का मतलब हो गया कि बिजली प्रवाहित करने वाला रड, बिजली प्रवाहित करने वाला रड छड़ को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। पेंसिल के निर्माण में स्नेहक, लुब्रिकेंट, मोबिल वगैरह जो बनता है ना, ग्रीस वगैरह, उसमें भी ग्रेफाइट का यूज होता है। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में, मंदक मतलब होता है स्पीड कंट्रोल करने के लिए। तो परमाणु रिएक्टर में, परमाणु पाइल में, परमाणु रिएक्टर में पाइल के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। यह जो है रिएक्शन के रेट को, स्पीड को कंट्रोल कर लेता है। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं, देखो डायमंड कर लिया, ग्रेफाइट कर लिया, अब हम लोग करेंगे कोल। कोल मीन्स कोयला। कोयला भी कार्बन का शुद्ध रूप है, लेकिन जितना डायमंड शुद्ध है उतना है कोयले, ये शुद्ध नहीं, याद रखिएगा। कोयला सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है बेटा पिट कोयला, वेरी लो क्वालिटी, एकदम VVI नोट कर लीजिएगा, VVI है, समझ गया। लिग्नाइट कोयला नॉर्मल क्वालिटी, बिटुमिनस कोयला गुड क्वालिटी, अच्छा है। एंथ्रासाइट कोयला बेस्ट क्वालिटी, अरे बाप, सबसे टॉप क्लास का, सबसे टॉप क्लास का कोयला कौन है, एंथ्रासाइट है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यूज ऑफ कोल। कोल का यूज क्या है, इसका मुख्यतः ईंधन में यूज करते हैं। ईंधन का मतलब क्या होता है, जलावन के रूप में। फिर कोक के निर्माण में भी इसका प्रयोग करते हैं, कोयला का, है ना। तो डायमंड किए, ग्रेफाइट किए, कोल कर लिए। अब हम लोग करेंगे कोक। कोयले के भंजक आसवन से, भंजक आसवन का मतलब होता है बेटा कोयले को जला कर करके, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बने अवशेष को क्या कहते हैं, कोक कहा जाता है। जब कोयला को इस प्रकार से बोझ कर करके, इसमें आग लगा कर करके, इसका जितना भी अवांछनीय कार्बन है उसको जला के हम लोग नष्ट कर देते हैं, तब जो ही पदार्थ प्राप्त हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोक कहते हैं। कोक को जब दोबारा जलाइएगा तो धुआं धकड़ नहीं करेगा, एकदम इसे धुआं नहीं निकलेगा। इसका उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में और ठोस ईंधन के रूप में होता है। इसके जलने पर धुआं नहीं निकलती है, क्योंकि पहले ही उसको हम लोग भंजक करने में क्या कर दिए, खत्म कर दिए। जब कोयला को गर्म करके भंजक जो किए, उसी समय सब कार्बन को जितना अवशिष्ट कार्बन था निकाल दिए। अब करेंगे हम लोग चारकोल के बारे में। चारकोल जो है बहुत कुछ से बनता है। लकड़ी को जला करके जो कोयला बनाते हैं वो लकड़ी का चारकोल हो गया। चीनी को, गुड़ को, ये सब को भी जलाइएगा तो चारकोल बन जाएगा। हड्डी को जलाइएगा तो भी चारकोल बना देगा। तो चारकोल बहुत तरह का होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे लकड़ी वाला चारकोल के बारे में। लकड़ी या सेलुलोज के भंजक आसवन से बने पदार्थ को चारकोल कहते हैं। याद है बरसात के मौसम में जो लिट्टी पकाते हो गोल गोल कोयला पर, मकई का जो बाल पकाते हैं, वही ना चारकोल है, वही चारकोल है। लकड़ी को आप जलाए ना, फर्स्ट लकड़ी जब जलता है ना तो उसे पूरा कार्बन, जो अवशिष्ट कार्बन था, पूरा निकल जाता है। अब जो कोयला बचा उसको बुझा करके जो कोयला बना के आप रखे, समझ गए, वही चारकोल है। इससे भी याद रखिएगा, ये भी धुआं नहीं देता है। तो उधर जो कोक था, याद किए बेटा, कोक भी धुआं नहीं देने वाला था, आज चारकोल भी धुआं नहीं देता है।
चारकोल बनता है लकड़ी से और कोक किससे बनता है? कोयला से। कोक किससे बनता है? कोयला से बनता है। तो इस तरह से देखिए, कोयला से कोक बनेगा और लकड़ी से चारकोल बनेगा, और दोनों में किसी से धुआं नहीं निकलेगी। चारकोल में एयर गैप्स होते हैं, वायुकोश होता है। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखना बेटा, वीवीआई तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। लकड़ी का चारकोल बनता है ना, वो लकड़ी से हल्का हो जाता है। आप 1 किलो लकड़ी उठाइए और उसका से बना जो कोयला होगा उसको उठाइए, कोयला एकदम हल्का हो जाता है। और कोयला में गैप्स होता है, जब पानी में डालिएगा तो उसमें पूरा पानी भर जाता है। तो जब एयर गैप्स है, वायुकोश है, तो इसमें तो अवशोषण का गुण होगा। तो चारकोल में एयर गैप्स होते हैं, इसीलिए एक अच्छा अवशोषक होता है। अवशोषक मतलब सूखने वाला। एक अच्छा अवशोषक के कारण इसका उपयोग विषैले गैसों को अवशोषित करने में, नमी अवशोषित करने में, प्रतिध्वनि को अवशोषित करने में होता है। समझ गए? अगर मान लो विषैला गैस से बचना है तो गैस मास्क बना कर करके, चारकोल का गैस मास्क बना कर करके उसको यूज करते हैं। उससे क्या होता है? विषैला गैस पहले उसमें भर जाएगा। नमी को सोखने में, प्रतिध्वनि को सोखने में, इको को रोकने में हम लोग काम करते हैं। तो जानते हैं, प्रतिध्वनि को जो पदार्थ रोकता है, सोखता है, उसको हम लोग एकॉस्टिक पदार्थ के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं, चारकोल एक प्रकार का एकॉस्टिक पदार्थ है। एकॉस्टिक पदार्थ का मतलब हुआ प्रतिध्वनि को या साउंड को सोखने वाला। बड़े बड़े हॉल में दीवार रुखड़ा बनाए जाते हैं, जूट का कपड़ा पर्दा टांगे जाते हैं, इसलिए कि जो प्रतिध्वनि पैदा होगी उसको सोख ले, ताकि आवाज क्लियरेंस सुनाई पड़े। तो ये सब एकॉस्टिक पदार्थ में आ जाएंगे। गैस मास्क के निर्माण में चारकोल का प्रयोग होता है। विषैले गैस से जब बचना होगा तो गैस मास्क बनाना ना पड़ेगा। तो गैस मास्क किसका बना होता है? चारकोल का बना होता है। यह वाटर फिल्टर का भी काम करेगा, राइट। इसमें पानी आर पार हो जाएगा। चारकोल में अगर पानी इस पार डालेंगे, उस पर पानी से बचकर चला जाएगा, तो ये पानी को भी क्लीन करेगा। अगर गंदा पानी डालोगे तो नीचे में गंदगी ऊपर ही रह जाएगा, जो पानी होगा प्योर वाटर वो नीचे गिर जाएगा। तो वाटर फिल्टर का भी काम कर सकता है। अगला करेंगे हम लोग, हाँ, एलोट्रोपस पूरा समाप्त हुआ। अब हम लोग का टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगला हम लोग टॉपिक क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब हुआ कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक वैसे यौगिक जो जिसमें कार्बन हो, कार्बन की मात्रा हो, उसे कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं कार्बन वाले जिसको कार्बनिक यौगिक में शामिल नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं। कार्बन युक्त यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। कार्बन वाला जो यौगिक होगा उसको कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। कार्बनिक यौगिकों में मुख्य तत्व कौन होता है बेटा? कार्बन होता है। कार्बनिक यौगिक में मुख्य तत्व कौन होता है? कार्बन होता है। इस प्रकार के यौगिकों में कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि भी मौजूद होंगे। चलिए आगे देखते हैं। कार्बोनेट मतलब CO3, बाइकार्बोनेट HCO3, देखो इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, लेकिन जानते हैं फिर हो गया CO2 या CO या साइनाइड CN, सब में कार्बन है। लेकिन जानते हैं ये जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये नहीं है, याद रखिएगा। कार्बोनेट को, बाइकार्बोनेट को, ऑक्साइड को, साइनाइड को, इस सब को ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं रखा गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बनिक कंपाउंड, जो कार्बनिक कंपाउंड है उनकी क्या विशेषता है वो देखेंगे।
कार्बनिक कंपाउंड जितना भी होगा इसमें सहसंयोजक बंधन होती है। सहसंयोजक बंधन का मतलब होता है बेटा साझेदारी। क्या होता है? साझेदारी। मतलब जितना भी तरह कार्बनिक कंपाउंड है सब में साझेदारी होती है। कार्बनिक यौगिक सामान्यतः पानी में अविलय, जबकि कार्बनिक विलायकों में क्या होता है? विलय। जितना भी कार्बनिक यौगिक है वो सामान्यतः पानी में नहीं घुलेगा, लेकिन वही कार्बनिक विलायक अगर होगा तो घुल जाएगा। जैसे पेट्रोल वगैरह हो गया। पेट्रोल भी क्या है? पेट्रोल जो है ना कार्बनिक पदार्थ है। यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या, यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या अधिक होने पर यौगिकों की गलनांक और क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे मान लो कोई यौगिक है जिसमें कार्बन 4 गो है और कोई यौगिक में कार्बन जो है से 8 गो है, तो इसका जो गलनांक होगा वो ज्यादा होगा, अधिक होगा इसकी अपेक्षा। समझ गए? लेकिन एक बात है, गलनांक क्वथनांक बढ़ जाएगा लेकिन रासायनिक का जो क्रिया दर है ना वो घट जाएगा। इसे नोट कर लीजिएगा। समझ गए? तो किसी भी यौगिक में कार्बन की संख्या बढ़ती है तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, गलनांक बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा, लेकिन जो रासायनिक क्रिया की दर होगी वह घट जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए अगला पॉइंट, कार्बन परमाणुओं के बीच बंधन बढ़ने एवं घटने से भी उनकी क्रियाशीलता भी प्रभावित होती है। जैसे देखो बेटा, कार्बन में क्या होता है ना, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। 3 तरह का बॉन्ड होता है। समझ गए? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी बनता है, डबल बॉन्ड भी बनता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। इसी बॉन्ड की बात हो रही है क्या कि कार्बन परमाणुओं के बीच अगर बंधन बढ़ता है या घटता है तो क्रियाशीलता पर प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए दिया हुआ है 1 बाउंड, 2 बाउंड, 3 बाउंड। सबसे कम क्रियाशील होगा 1 बाउंड वाला, सबसे अधिक क्रियाशील होगा 2 बाउंड वाला, उससे भी ज्यादा क्रियाशील होगा 3 बाउंड वाला। मतलब ये हो जाएगा हाई रिएक्टिविटी वाला और ये हो जाएगा आपका बेटा लो रिएक्टिविटी वाला। मतलब कह सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसका रिएक्टिविटी रेट बहुत कम होगा और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसका रिएक्टिविटी रेट जो है से बहुत हाई होगा। अभिक्रिया करने की दर जो है हाई होगा किसमें? ट्रिपल बॉन्ड में, और सिंगल बॉन्ड में सबसे कम होगा। तो नोट कर लीजिएगा, क्रियाशीलता की जो दर है सिंगल बॉन्ड में सबसे कम होगी और ट्रिपल बॉन्ड में सबसे अधिक होगी। बेटा इस डायग्राम को डाल दो, नोट में इस डायग्राम को डाल दीजिए। क्लियर हो गया? प्रत्येक कार्बनिक यौगिक सामान्यतः 2 प्रकार के मूलकों से बनी होती है। कोई सिंगल भी होगा, कोई डबल भी होता है। एक उसमें रेडिकल होता है और एक होता है फंक्शनल ग्रुप। एक क्या होता है? रेडिकल होता है और दूसरा होता है फंक्शनल ग्रुप। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन रेडिकल है और कौन फंक्शनल ग्रुप है? तो एक उदाहरण से आप समझिएगा बेटा। देखिए, जैसे हम मान लो कि एक कंपाउंड का, किसी कंपाउंड का नाम लेते हैं। जैसे मान लो इसका न लिए हम CH3OH का नाम ले लिए। एल्कोहल है, OH लगा हुआ एल्कोहल होगा। तो कार्बन जो है पहले 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लिया, और फिर एक बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोक्सिल के साथ, OH के साथ। तो देखिए ये जो हुआ CH3 जो हुआ ना बाबू, CH3 जो हो गया, ये हो गया आपका रेडिकल। इसी को बोलेंगे हम लोग रेडिकल। और OH जो हो गया ये आपका हो गया फंक्शनल ग्रुप। क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बन के साथ डायरेक्टली जो हाइड्रोजन ऐड रहता है
ये होता है रेडिकल, और जो अन्य एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ रहता है इसको बोलेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। क्लियर हो गया? देखिए ये जो CH3OH कंपाउंड बनाए हम लोग, इसमें CH3 यानी रेडिकल पर भौतिक गुण डिपेंड करेगा, गलनांक, क्वथनांक, रंग वगैरह डिपेंड करेगा, और OH फंक्शनल ग्रुप पर रासायनिक गुण डिपेंड करता है। नोट कर लीजिएगा, भौतिक गुण डिपेंड करेगा रेडिकल पर और रासायनिक गुण डिपेंड करेगा फंक्शनल ग्रुप पर। चलिए, आइडेंटिफाई ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड द क्या हो गया रेडिकल। अरे रे, वही चीज तो चर्चा किया गया है। आप कैसे आइडेंटिफाई करिएगा, आप कैसे पहचानिएगा कि फंक्शनल ग्रुप है और ये क्या है रेडिकल है। समझ गया? तो एक डायग्राम बना देंगे, जो भी डायग्राम पीछे बनाए, कार्बन हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां क्या OH, और ई जो घेर दिए, ये जो हो गया आपका रेडिकल हो गया। क्या हो गया बेटा? ये रेडिकल हो गया, और ई जो है से क्या हो गया फंक्शनल ग्रुप हो गया। हो गया। चलिए अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। जैसे आप अभी चर्चा किए थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें बेटा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो वह यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ हो, वह यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ हो, उसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन यौगिक को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जितना भी तरह का बेटा हाइड्रोकार्बन है, उसको दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं। के भाग में बांट सकते हैं? दो भाग में बांट सकते हैं। तो हम लोग, हमारा विचार है ना कि वो भी दो भाग को कई एक भाग में बांटते हैं। तो एक बार पहले सब लोग पूरे फाइनली बंटवारा इसको देख लो कैसे कैसे बांटेंगे। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, पूरे हाइड्रोकार्बन को बेटा हम लोग दो भाग में बांटेंगे। क्या भाग बांटेंगे? दो भाग बांटेंगे। पहला भाग जो हो गया, एक हो गया एलिफैटिक, इसका नाम ले लो एलिफैटिक। एक हो गया एलिफैटिक और दूसरा का ले लीजिए साइक्लिक। दूसरा का ले लीजिए साइक्लिक। देखिए एलिफैटिक का मतलब होता है खुला। एलिफैटिक का मतलब क्या होता है? खुला होता है। और साइक्लिक का मतलब क्या होता है? बंद होता है। समझ रहे हैं? मतलब ये खुला चैन का निर्माण करेगा। एलिफैटिक जो है खुला चैन का निर्माण करेगा, और ये जो साइक्लिक है बेटा, यह जो है बंद चैन का निर्माण करेगा। बात समझ रहे हैं? अब एलिफैटिक को भी हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। एलिफैटिक को भी दो भाग में बांट सकते हैं। एक भाग हो गया सैचुरेटेड। एक भाग क्या हो गया बेटा? सैचुरेटेड। और दूसरा भाग करेंगे अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। देखिए सैचुरेटेड का मतलब हो गया, इसका हिंदी होगा संतृप्त, और इसका हिंदी हो गया असंतृप्त। मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। संतृप्त में सिर्फ एक ही ग्रुप होता है बेटा, वो होता है अल्केन। और असंतृप्त में दो गो होता है, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है बेटा अल्काइन। दूसरा क्या होता है? अल्काइन। इसमें जो है कार्बन के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेगा। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनेगा, और इसमें एल्कीन में जो है
कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनता है और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच बेटा ट्रिपल बॉन्ड बनता है। याद रखिएगा, समझ गए, याद हो गया। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। आप क्लासिफिकेशन को बढ़िया से समझिएगा, जरा सा भी क्लासिफिकेशन में आपको परेशानी हो जाएगी तो आगे चल करके न्यूमेरिकल्चर जब पढ़ेंगे हम लोग, नामकरण पढ़ेंगे, आईपीएससी नेम पढ़ेंगे, बहुत परेशानी होगी। तो देखिए पूरे हाइड्रोकार्बन को दो भाग बांटे, एलिफैटिक और साइक्लिक, खुला चैन वाला, बंद चैन वाला, मतलब चैन में श्रृंखला। खुला को बांटे दो भाग में, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में एक ग्रुप है एल्केन और असंतृप्त में दो ग्रुप है एल्कीन और एल्काइन। सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन पढ़िएगा, डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन पढ़िएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या पढ़िएगा, एल्काइन पढ़िएगा। बाबू एल्केन का जो नॉर्मल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, नोट कर लेना। एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, और एल्कीन का जो होता है CnH2n, सिर्फ 2n होगा, और एल्काइन का जो होता है ये होता है CnH2n-2, दुगुना से भी ये घट जाएगा। ये हो गया एल्काइन का फार्मूला। क्लियर हो गया बेटा। अब देखो साइक्लिक को भी बांटो, तो साइक्लिक को भी जो है ना दो भाग में बांट सकते हो। साइक्लिक को भी दो भाग में बांट सकते हैं। एक हो गया बेटा होमो, एक क्या हो जाएगा, होमोसाइक्लिक। एक हो जाएगा होमोसाइक्लिक और दूसरा हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक। दूसरा क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब क्या, होमो समान वाला, आ हेट्रो मतलब विषम वाला। इसका हिंदी हो जाएगा समचक्रीय, नोट कर लीजिएगा, लिख नहीं रहे हैं, समचक्रीय। होमोसाइक्लिक का हिंदी समचक्रीय और हेट्रोसाइक्लिक का हिंदी होगा विषम चक्रीय। क्लियर हो गया। चलिए होमोसाइक्लिक को भी बेटा हम लोग दो भाग में बांटेंगे। क्या भाग बांटेंगे, दो भाग बांटेंगे। एक हो गया एरोमेटिक, एक क्या हो गया, एरोमेटिक, और दूसरा हो गया एलिक साइक्लिक। एलिक साइक्लिक पहला हो गया। देखो होमो में भी समचक्रीय में भी दो हो गया, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक का मतलब हो गया कि सब जो है कार्बन परमाणु समान होगा, इसमें 6 गो कार्बन परमाणु होगा, सब समान होगा। एक एक करके हम फिर समझाएंगे अलग से। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कम समझा रहे हैं, तो जानते हो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सिर्फ नाम को ध्यान में रखो अभी, नहीं तो पूरा जानते हैं गजगुज हो जाएगा, फिर आप और परेशान हो जाइएगा। चलिए देखिए होमोसाइक्लिक भी दो प्रकार के हो गया, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक का मतलब होता है कि इसमें सब कार्बन जो है ना सेम रहेगा, 6 गो रहेगा, और इसमें जो है एल्केन जैसा होगा लेकिन क्या होगा, साइक्लिक होता है। और हेट्रो में जो है ना कोई निश्चित नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा बहुत कुछ हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। बारी बारी से एक एक करके सब के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल नाम नोट कर लो। हाइड्रोकार्बन का दो भाग, कौन कौन होगा बेटा, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। एक हो गया एलिफैटिक खुला चैन, दूसरा बंद चैन साइक्लिक हो गया। खुला में सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में सिर्फ एक ग्रुप होगा एल्केन, असंतृप्त में दो ग्रुप एल्कीन, एल्काइन। क्लियर हो गया। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन का फार्मूला CnH2n+2, एल्कीन का फार्मूला CnH2n,
और एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। अब हम लोग इसको विस्तार से बारी बारी से करते हैं। चलो अब हम लोग पहला बात करते हैं एलिफैटिक। एलिफैटिक का मतलब बेटा हो गया खुला चेन वाला। देखिए खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक या खुला हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। नोट हो गया बेटा, क्लियर कर लिए। खुला, खुला का मतलब जो खुला होगा, खुला चेन। जैसे इस प्रकार से देखो, ए कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक खुला चेन हो गया इस प्रकार से। अब बंद वाला हुआ ना कि इस प्रकार से ऐसे देखो बंद रहा, ऐसे कार्बन 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 ऐसे कर करके रहेगा, तो ये बंद हो गया, साइक्लिक में आ जाएगा। एलिफैटिक का मतलब खुला, कोई गोल घर नहीं होगा। बात समझ आ रहा है? चलिए यह जो है सुनो, खुली इसको क्या बोलेंगे बेटा? एलिफैटिक को क्या बोलेंगे? खुला बोलेंगे, खुला चेन वाला। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक या खुला हाइड्रोकार्बन कहता है। यह दो प्रकार के होगा, कौन कौन? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। याद कर लीजिए, एलिफैटिक दो प्रकार के था, खुला चेन दो प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। तो आते हैं सैचुरेटेड पर। सैचुरेटेड का हिंदी नोट कर लो बेटा, सैचुरेटेड का हिंदी नोट कर लो। सैचुरेटेड का हिंदी होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु आपस में एकल बंध से, मतलब ऐसे कार्बन कार्बन इस प्रकार से एकल बॉन्ड से बंधे होते हैं, उसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ गया बेटा? अच्छा, इसे एल्केन भी कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहा जाता है। और एक बात और जान जाओ, सिर्फ एल्केन ही नहीं कहते हैं, इसको जो है हम लोग पैराफिन भी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, पैराफिन, पैराफिन भी कहते हैं, PARAFFIN। पैराफिन के नाम से भी जानते हैं किसको? एल्केन को। तो इसका नाम हो गया एल्केन हो गया और पैराफिन हो गया। सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n+2। इस सामान्य सूत्र का यूज कहां होगा हम बाद बतावेंगे, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग, दूसरा हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध से और त्रिबंध से, दोनों प्रकार के बंधन से जुड़ा हुआ रहेगा, तो इसको बोलिएगा अनसैचुरेटेड। बेटा याद कर लो, जो एलिफैटिक था दो प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। संतृप्त में सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड में दो तरह का बॉन्ड बनेगा, द्विबंधन और त्रिबंधन, मतलब डबल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। तो डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन बोलेंगे और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन बोलेंगे। चलिए इसके दो प्रकार होते हैं, पहला क्या बेटा? एल्कीन, दूसरा एल्काइन। तो एल्कीन देख लीजिए, इसके परमाणु द्विबंध से जुड़े रहते हैं और इसका सामान्य सूत्र क्या हो गया? CnH2n हो गया। एल्काइन, इसका परमाणु त्रिबंध से जुड़े रहते हैं और त्रिबॉन्ड से हो गया, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n-2 हो गया। तो देखो एलिफैटिक जो है खुला चैन में, खुला चैन में तीन प्रकार का आपको बात पढ़ने के लिए मिला। एक मिल गया जिसको हम लोग एल्केन कहे, और दूसरा मिल गया बेटा जिसको हम लोग एल्कीन कहे, एल्कीन कहे, और तीसरा मिल गया हम लोग जिसको हम लोग एल्काइन कहे। एल्केन ये क्या था? संतृप्त वाला था, और ये दोनों क्या था? असंतृप्त वाला है ना? कंपेयर करा दे रहे हैं, असंतृप्त वाला हो गया। ठीक है,
एल्केन कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच कार्बन कार्बन के बीच क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड एल्केन कहलाएगा, डबल बॉन्ड एल्कीन कहलाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड जिसमें होगा वो क्या कहला जाएगा बेटा, एल्काइन कहला जाएगा। व्यक्त करने का फॉर्मूला होगा CnH2n। देखो इतना याद रखना, कार्बन की संख्या n, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दोगुना हो जाएगा, CnH2n। अब प्लस इसमें 2 जुड़ जाएगा, पहला वाला में 2 जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड वाला में सिर्फ 2n ही रह जाएगा, Cn प्लस H2n नोट कर लेना है। और ट्रिपल बॉन्ड में ज्यों के त्यों नहीं बल्कि और 2 घट जाएगा, CnH2n माइनस 2। तो देखो शुरू कहां से हुआ, CnH2n प्लस 2 से। पहिलका में 2 प्लस है, एकरा में प्लस 2 खत्म हो गया, मतलब पहले से 2 घट गया, इसमें और 2 घट गया, तो चल गया CnH2n माइनस 2 हो गया। तो ये बेटा फार्मूला नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्चर जब करेंगे हम लोग, नामकरण करेंगे, तो बहुत ही ये लाभदायक सिद्ध होगा। और ये कंपेयर जो हम किए हैं ना, इसको भी नोट कर लो, इसको भी क्या कर लो, नोट कर लो। नोट कर लिया, चलो ठीक है। और एक बात और ध्यान दो, यहां पर तो एल्कीन और एल्काइन है, एक वहां पहले पढ़ चुके हम लोग सब्स्टिट्यूटेड में, वो था एल्केन। वो क्या था बेटा, एल्केन, सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला, याद है ना। अब फार्मूला क्या था, CnH2n प्लस 2 था, ये ना था बेटा। देखिए इसको हम लोग जो है पैराफिन के नाम से जानते हैं। एल्केन वाले को, संतृप्त वाले को 2 नाम से जानेंगे, एक एल्केन के नाम से, दूसरा पैराफिन के नाम से। उसी प्रकार से एल्कीन का भी एक अपना नाम है। एल्कीन का एक अपना नाम हो गया एथिलीनिक, या एथिलीन बोलो, हिंदी में लिख दे रहे हैं एथिलीन। मतलब एल्कीन को एथिलीन भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम देते हैं ओलिफिन, ओलिफिन, और एक नाम तो एल्कीन देख लिए। तो एल्कीन असंतृप्त वाला में जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसको 3 नाम से पुकारेंगे, एल्कीन, इथिलीन और ओलिफिन। और एल्काइन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड वाला, इसको भी बुलाएंगे अन्य नाम से। एक तो एल्काइन नाम हो गया, दूसरा नाम देना चाहेंगे तो दे दीजिए इसका एसिटिलीन। एसिटिलीन एल्काइन का ही एक नाम है, इसका एसिटिलीन, नोट कर लीजिएगा। तो एल्केन का एक और नाम पैराफिन, एल्कीन का इथिलीन, ओलिफिन, एल्काइन का एसिटिलीन एक और नाम है। क्लियर हो गया। चलिए आप लोग क्या करो ना कि एक वर्ग दे रहे हैं, आप लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों के बारे में 3 कॉलम बना के विस्तार से कंपेयर कराओ। कार्बन का बॉन्डिंग, फार्मूला का क्या क्या नाम से जानेंगे, है ये तीनों को आप लोग कंपेयर कराइए, बार बार कंपेयर करो। जितने कंपेयर करोगे ना उतने ज्यादा आपको क्या होगा, याद होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, साइक्लिक वाला पर आ गए हम लोग। अब साइक्लिक वाला पर आ गए। साइक्लिक में पता है बेटा, साइक्लिक को भी मतलब चक्रीय गोल स्ट्रक्चर होगा या बंद स्ट्रक्चर कहिए तो क्या है, बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को चक्रीय या बंद हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो चक्रीय में भी 2 गो था, याद है, इसमें भी 2 गो था। एक था होमो, मतलब इसको हिंदी क्या हो जाएगा, समचक्रीय, और एक था हेटेरो, इसका हिंदी क्या होता है, विषम चक्रीय। तो इसमें भी 2 प्रकार हो गया, होमो समचक्रीय, हेटेरो विषम चक्रीय। तो पहला है होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन समचक्रीय। इस रिंग में सिर्फ कार्बन परमाणु होते हैं, मतलब प्रत्येक छोर पर कार्बन ही होगा, कार्बन ही होगा।
सब पर कार्बन होगा, कहीं भी दूसरा एलिमेंट नहीं होगा। याद रखो बेटा, होमोसाइक्लिक का मतलब हो गया, होमोसाइक्लिक का मतलब हो गया समचक्रीय, मतलब जो श्रृंखला बंद है उसमें सब एक समान है, तब उसको होमो बोलेंगे, समचक्रीय बोलेंगे। मान लो कि इसमें कार्बन के जगह पर अगर यहां पर नाइट्रोजन होता या सल्फर होता, तब फिर इसको हम लोग होमोसाइक्लिक नहीं बल्कि हेट्रोसाइक्लिक कहते। चलो बाद में कंपेयर करेंगे हम लोग, ये क्लियर होगा बेटा। चलिए, यह भी दो प्रकार के हो गया, होमो भी दो प्रकार के, मतलब सब सिरा पर कार्बन रहेगा, लेकिन यह दो प्रकार के हो गया, समझ गया। देखिए, एक हो गया एरोमेटिक, ये क्या हो गया एरोमेटिक, और दूसरा आपका हो जाएगा बेटा एलिसाइक्लिक। एक हो गया एरोमेटिक और दूसरा हो जाएगा बेटा आपका एलिसाइक्लिक। तो ये दोनों में डिफरेंस समझिएगा। इसमें क्या होगा, एरोमेटिक में क्या होगा कि 6 समान कार्बन परमाणु होगा, तो एरोमेटिक कहलाएगा। सब जग इस प्रकार से अगर सेम होगा तो क्या कहलाएगा, क्या बोलेंगे इसको, तब बोलेंगे इसको बेटा हम लोग एरोमेटिक बोलेंगे। अब अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल, इसी को बोलते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड। और हिंदी में बोलेंगे एकांतर, एकांतर मतलब एक के अंतर पर, एकांतर द्विबंध। क्लियर हो गया। तो एरोमेटिक में सब कार्बन कैसा होगा, समान परमाणु का बना होगा। अब है एलिसाइक्लिक, यह भी समचक्रीय होगा, समझ गए, लेकिन इसमें क्या है ना, स्ट्रक्चर एकदम गोल हुआ कोई जरूरी नहीं है। देखिए त्रिभुजाकार है, ये वर्ग के समान है, ये पंचभुज षटभुज के जैसा है, सब का स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो ये हो गया एलिसाइक्लिक हो गया। क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग हेट्रो में, हेट्रोसाइक्लिक में, हेट्रो मतलब विषम, अलग अलग। देखिए एक सिरा पर सल्फर है, यहां नाइट्रोजन है, यहां भी नाइट्रोजन है, तो कार्बन के साथ साथ अगर अदर एलिमेंट भी आता है तब इसको क्या बोलेंगे, हेट्रो बोलेंगे। इस प्रकार से बेटा क्लासिफिकेशन जो है पूरा समाप्त हुआ। इसके अलावे जितना भी क्लासिफिकेशन किए, इसके अलावा एक ग्रुप और है, याद रखिएगा, एल्काइल ग्रुप, ये बिल्कुल अलग ग्रुप है। एल्केन समूह, याद है एल्केन समूह का फॉर्मूला क्या हुआ था, CnH2n+2। तो एल्केन समूह में से एक घटा दो तो क्या बच जाएगा, Cn+H2n+1 बच जाएगा। तो एक हाइड्रोजन के हटा देने से जो नया समूह बनता है उसी को बोलते हैं एल्काइल समूह। जैसे एक उदाहरण दे दो बेटा, कार्बन CH4 लो, CH4 मतलब कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, इस प्रकार से होगा ना। और इसमें से क्या करो ना कि इसमें से इसको हटा दीजिए, बना दीजिए CH3, और इसमें एक जगह खाली है, भी बॉन्ड कंप्लीट नहीं है। CH4 में बॉन्ड कंप्लीट है, इसमें खाली है, इसके साथ OH या कुछ भी एक और लगेगा, तो CH3 जो हो गया, ये हो गया आपका एल्काइल ग्रुप हो गया। इसी को क्या बोलेंगे, एल्काइल बोलेंगे। बात समझ गए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Cn+H2n। मतलब अगर मान लो कार्बन 2 लेते हो तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 दूनी 4, एक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, C2H5। ये क्या हो गया, कौन ग्रुप हो गया, ये एल्काइल ग्रुप हो गया। अगर वही यहां पर C2H6 कर दिए तो फिर एल्केन बन गया, ये एल्केन बन गया। क्या बन गया, एल्केन बन गया। देखो ये पहली बार पढ़ रहे हो, इससे थोड़ा सा हार्ड या टफ लगेगा, इसको फिर एक शॉर्ट क्लास बनाएंगे हम, एकदम शॉर्ट में खाली कंपेयरिंग बताएंगे, उसमें क्या होगा फटाफट क्लियर हो जाएगा। अभी से आप नोट करो, मतलब एल्केन ग्रुप में से CH4 एल्केन है ना,
CH4 एल्केन है, C2H6 एल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के CH3 बना दो, इसमें एक हाइड्रोजन निकाल करके CH5 बना दो, यही बन गया एल्काइल ग्रुप। क्या बन गया? एल्काइल ग्रुप। लेकिन याद रहे CH4 कंप्लीट बॉन्ड है, C2H6 कंप्लीट बॉन्ड है, लेकिन CH3 कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, इसके साथ एक और ऐड होगा, C2H5 भी कंप्लीट बॉन्ड नहीं है। क्लियर हो गया? इस प्रकार से जो है क्लासिफिकेशन पूरा मेरा क्या हुआ? क्लियर हुआ। एक बार पूरे क्लासिफिकेशन को आप रिकॉल कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए, पहला नाम याद रखिएगा एल्केन का, ठीक है? क्या क्या इसका विशेषता है, फॉर्मूला है, सब पे नोट करिए। दूसरा रखिएगा कीन का, और तीसरा में नोट करिएगा बेटा किसका? एल्काइन का। ये 3 गो हो गया, ये संतृप्त वाला, ये दोनों हो गया असंतृप्त वाला। चौथा की बात अगर करें तो चौथा क्या होगा? होमोसाइक्लिक में नोट करिएगा एरोफैटिक का। किसका? एरोफैटिक का। अब पांचवा में नोट कर लीजिएगा किसको? एलिसाइक्लिक का। एलिसाइक्लिक का नोट कर लीजिएगा। छठा में नोट कर लीजिएगा बेटा हेटेरो। किसका नोट करेंगे? हेट्रोसाइक्लिक का नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार से सातवां एक नया बनावट बताया अभी आप लोग को कि एल्काइल, एल्काइल ग्रुप का नोट कर लीजिएगा, जिसका फॉर्मूला याद है, अभी बताए थे CnH2n+1 रहेगा। तो इस सातों को आप लोग अपने पेज पर सातों का फॉर्मूला, कंपेयर और एग्जाम्पल देकर देखिए। अब हम जब न्यूमेरिकल्चर पढ़ाएंगे आपको, नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे, तो एक एक कर करके बढ़िया से फिर से इसको हम रिकॉल करेंगे, समझावेंगे करेंगे। तो बेटा आज का क्लास यहीं पर हम एंड करते हैं। अब फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।